ठीक है, तो ये रहा आपके समक्ष पहला सवाल। आप लोग एक सवाल पहले पढ़ लीजिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से बना यानी कि वुडन गुरुद्वारा किस स्थान पर खोला गया है? फाजिल्का में, अमृतसर में, लुधियाना में, जालंधर में। तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। आज मेरी क्लास जो है वो काफी दिनों के बाद आपके साथ हो रही है, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अगले कुछ दिनों तक करंट अफेयर्स आप लोगों को मैं करवा दूंगा ताकि आपका जो इस सेक्शन पे है वो या इस विषय पे जो आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो सके। वैसे करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता रहेगी इसी बीपीएससी में। हो सकता है कि आपका जो अभी 23 जुलाई को एग्जामिनेशन हुआ था किसी कांस्टेबल वाले एग्जामिनेशन में बीपीएससी का या कोई बिहार का ही, तो उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया उसका जो दायरा है वो बाहर का या दायरा जो है वो बड़ा दायरा है। तो हमेशा आप याद रखेंगे प्रीलिम्स परीक्षा का जो है वो दायरा बड़ा होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी मैगजीन, कोई भी संस्था सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकती है। आपको क्या करना होगा कि आपको बस एक बार पढ़ना होगा। आप जितना विस्तार ले सके आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और लेकिन रिवीजन मस्ट रहेगा ताकि आपको फैक्ट जो है याद रह सके 13 सितंबर तक, जो कि संभावित तिथि है। तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो मैं आपको ले रहा हूं, लेकिन आपको अपने स्तर पे कोई मैगजीन पढ़ करके ही इस विषय को अच्छे से भी करते रहना है। तो भारत में पहला लकड़ी का जो गुरुद्वारा खोला गया है वो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाजिल्का में। भारत में एक राज्य है पंजाब, तो पंजाब है ना, आप लोगों ने पंजाब का नाम सुना होगा, जहां खेतों की हरियाली, जहां गुरबानी की गूंज और संस्कृति की खुशबू एक साथ दिखाई देती है, वो राज्य है पंजाब। तो इसी पंजाब राज्य में लकड़ी का वुडन गुरुद्वारा, जो कि पारंपरिक जो शिल्प है या पारंपरिक जो आर्किटेक्चर है उसके द्वारा बनाया गया है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो सामग्री है, मटेरियल उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से ये जो गुरुद्वारा है वो पर्यावरण के अनुकूल भी है। अगर आध्यात्म के संदर्भ में हम देख लें तो आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिकता का संदेश भी देगा कि सच्चा आध्यात्म वही है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जो सादगी में भी सुंदर हो और जो निर्माण में भी विनम्र हो। तो पंजाब का ये वुडन गुरुद्वारा एक तरीके से पर्यावरण या प्रकृति का भी संदेश लेकर के हमारे समक्ष आया है, और इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है पंजाब के फाजिल्का शहर में या फाजिल्का में। तो भारत का पहला वुडन गुरुद्वारा खोला गया है फाजिल्का में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा में क्या होता है, गुरुद्वारा क्या है, एक तरीके का प्रतीक है। एक तरीके का प्रतीक कैसा है, यानी कि वो सेवा का, शांति का, सह अस्तित्व का भी यह एक केंद्र भी हो जाता है। तो आप लोग गुरुद्वारा को अच्छे से ध्यान रखेंगे। लकड़ी का है, लकड़ी का यानी कहने का मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का जो स्टील है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मेटल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये किया कैसे गया है, ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के आधार पे कर दिया गया है। चाहे इसका बेस हो, चाहे इसका रूफ हो, छत हो, वो सब का सब लकड़ी पर ही आधारित है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि करंट अफेयर्स में इसको पढ़ लिया। कभी आपको जाना होगा पंजाब में, फाजिल्का चले जाइएगा, इस वुडन गुरुद्वारा को देख करके आइएगा कि इसमें किस तरीके से नए तरीके से इसको बना दिया गया है ना। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया? डायलॉग का मतलब संवाद हो गया, चर्चा परिचर्चा। किस शहर में आयोजित किया गया है? कोच्चि में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर विशाखापट्टनम में? तो भारत का पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया है? सही जवाब बता देंगे। आप सब लोग जुड़ गए? आदिल शकील आप आ गए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूपीएससी आईएएस भी आ गए हैं मेरे साथ। प्रियंका कुमारी आप भी जुड़ गई हैं, और ठीक है अब आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो किया गया है भारत और आसियान के बीच में क्रूज जो डायलॉग किया गया है वो किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सी सही जवाब है। कहां पे किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में। चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में किया गया है, और चेन्नई में चूंकि क्रूज डायलॉग है तो क्रूज का मतलब क्या हो गया कि ये समुद्री पर्यटन में भी काम आ जाएगा। समुद्री पर्यटन यानी कि क्रूज के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की जो पारिस्थितिकी या पर्यावरण या फिर पर्यटन या शिक्षा, इन सब पे यहाँ पे बात हुई होगी। और आसियान में चूंकि देखा जाए तो 10 देश भी हैं, तो इस तरीके से भारत और आसियान के बीच में ये जो क्रूज डायलॉग किया गया है वो किया गया है चेन्नई में। तो चेन्नई भारत का एक तटीय शहर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई बता सकता है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसियान कब स्थापित हुआ था? 1967 में आसियान अस्तित्व में आया था।
इसको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी, उसमें देखा जाए तो विविध प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस विविध में आपको कुछ वैसे प्रश्न को भी तैयार कर लेना होगा जो जीके जीएस टाइप में फैक्चुअल डेटा में जुड़ा हुआ होगा। तो आसियान में कितने देश हैं, कोई देश है या नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब भी तो आप लोग इसको भी ध्यान कर लेंगे। 1967 में आसियान अस्तित्व में आ गया था, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट बना लेंगे, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह, यानी कि उनके जन्म का जो 100वां साल रहा, शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? दलाई लामा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। तो जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह कब की जो उपाधि दी गई धर्म चक्रवर्ती की, वो किसे दी गई है? तीसरे नंबर का सवाल आपको बनाना है। तो ये जो है वो जुड़ा हुआ हो गया किससे, यानी कि जैनियों से जुड़ा हुआ हो गया, ठीक है, जैन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो गया, और इसमें उनका एक उपाधि है धर्म चक्रवर्ती। तो ये पूछा गया किस व्यक्ति को दिया गया है, और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दलाई लामा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। तो इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पे ये आयोजन किया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ये आयोजन किया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और ये उपाधि प्रदान की गई थी प्रज्ञा सागर महाराज के द्वारा, प्रज्ञा सागर, ठीक है। तो श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई थी। क्यों? क्योंकि जो धर्म चक्रवर्ती उपाधि इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो जो जैनियों से संबंधित जो शिक्षाएं हो गई हैं, या जो विद्यानंद महाराज जी हैं, तो इनसे जुड़े जो भी सेवा भाव रहा, जो सामाजिक मूल्य रहा, इन सब के प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका निभाई है। तो जैन धर्म के जो आचरण हो गए, सिद्धांत हो गए, कहने का मतलब जो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए दया, करुणा, प्रेम, त्याग, शांति, सहअस्तित्व, इन सबको प्रचार प्रसार करने का जो जैनियों ने पाया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बहुत ही अच्छे स्तर पे किया गया है, इसी कारण से उनको यह जो उपाधि है वो प्रदान की गई है। तो प्रधानमंत्री का नाम आप लोग याद रखेंगे, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रज्ञा सागर महाराज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जून 2025 में भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी कहां पे स्थापित किया गया था? कोडाई कनाल में, कन्नूर में, सुंदरबन में, या फिर नीलगिरी में? तो भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी, देखिए बीपीएससी में ये सब सवाल ना पूछा जा सकता है, बीपीएससी के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे। तो बटरफ्लाई सैंक्चुरी कहां पे स्थापित किया गया है आपको ये बताना है। बटरफ्लाई तितली टाइप में है ना, तितली, क्योंकि यह जो जगह है उसका नाम है कन्नूर, केरल का जो कन्नूर है। तो केरल के कन्नूर में एक जगह है, या एक आप कह दे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पहले था, उसका नाम है अरालम, ARALAM, अरालम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अब क्या कर दिया गया है, बटरफ्लाई सैंक्चुरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहां पे लगभग किसी एक बिंदु को आधार बना ले हम, तो 5 मिनट में 10 से 12,000 तितलियां वहां पे गुजर जाती हैं। तो इसी कारण से अब उसको बटरफ्लाई सैंक्चुरी कह दिया गया है। पहले वो क्या था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता है था, तो अब इसको अरालम बटरफ्लाई सैंक्चुरी। अब मान लीजिए कि ये सवाल रहे ना कि अरालम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कहां पे है, तो केरल में कन्नूर में है, केरल के कन्नूर में स्थापित पहले से तो था लेकिन नाम बदल दिया गया है, तो बटरफ्लाई सैंक्चुरी के रूप में भी आप ध्यान रखेंगे। अब इस पे 3 प्रकार का सवाल बन सकता है, एक तो कन्नूर के नाम से, कन्नूर में क्या है, तो बटरफ्लाई सैंक्चुरी हो गया, एक अरालम के नाम से हो सकता है, ठीक है। तो अरालम है कहां पे, तो कन्नूर का ही है, केरल का ही है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी स्थापित किया गया है अरालम बटरफ्लाई सैंक्चुरी, कन्नूर, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वारंगल में, अमरावती में, निजामाबाद में, या फिर भुवनेश्वर में? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, हल्दी आपके मसाले का बहुत ही मेन पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, हल्दी है। हल्दी नहीं डाला जाए तो खाने का रंग कुछ भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है।
तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन। हल्दी जो है अपने यहाँ औषधीय रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और साथ साथ भोजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन किया गया है निजामाबाद। कहां पे है? तो निजामाबाद में किया गया है। अब देखिए इसका जो क्षेत्र है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मुरकुल का, ठीक है, मुरकुल का, बोधन का, बोधन का, ठीक है, और या फिर आमोर का भी। तो इन सभी जगहों पे हल्दी का उत्पादन होता है, यानी कि भारत में हल्दी के जो मुख्य केंद्र हैं वो ये सब हो गए हैं। तो यहीं पे जो हल्दी का है वो मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। यहाँ की हल्दी बहुत फेमस है। इसके पीछे कारण क्या है कि वहां पे 5 से 7% जो हल्दी का जो मेन पार्ट, मेन जो तत्व होता है, मेन एलिमेंट जो इसका होता है, इसका नाम हो जाता है कुछ नाम करक्यूमिन करके है, करक्यूमिन होता है ना। तो ये लगभग यहाँ की हल्दी में 5 से 7% पाया जाता है, जो हल्दी का मेन पार्ट हो गया है। और हल्दी अपने यहाँ भोजन और औषधि में बहुत ज्यादा व्यापक तरीके से प्रयोग की जाती है। तो इसी कारण से हल्दी का जो मुख्यालय किया गया है वो निजामाबाद में। आप लोगों ने काकतीय वंश में निजामाबाद का नाम सुना होगा, जैसे इतिहास पढ़ रहे होंगे ना, तो काकतीय वंश में आप लोगों ने नाम सुना होगा निजामाबाद का, है ना। और इसका नाम पहले क्या था? इंदुरी था। रामायण के राजा इंदुरी के नाम, इंद्रसेन के नाम पे पहले इसका नाम था इंदुरी। और उसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था मीर महबूब अली खान, उसने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? निजामाबाद कर दिया। तो आप लोगों ने इतिहास में काकतीय वंश में भी इनका नाम पढ़ा होगा निजामाबाद का। तो यहीं पे क्या कर दिया गया है? यहीं पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय अब बना दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है। वैसे भी हल्दी ट्रेंड में था। हाँ, हल्दी था, वो ग्लास में पानी में लोग हल्दी डाल रहे थे, वो ट्रेंड में था। तो ट्रेंड में होने के पीछे भी मान लीजिए कोई ऐसी घटना जो लगे कि मूर्खता है तो ट्रेंड करा दिया जाता है। तो ट्रेंड कराने के पीछे भारत के वो उन मूर्खों को नापा जाता है, गिना जाता है कि भारत में कुल कितने ऐसे मूर्ख हुए जिन्होंने हल्दी ग्लास में डाल करके टर्च या मोबाइल के फ्लैश लाइट्स उन्होंने ये प्रयोग किया है। तो इसका डेटा चला गया होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे। तो वो कैलकुलेट कर लिए होंगे कि भारत में लगभग अभी भी इतने सारे मूर्ख भी हैं जिनको कुछ भी कह दिया जाए तो करना शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे। तो अगर आप लोगों ने किया होगा तो उनके फुल इंडेक्स में, मूर्ख इंडेक्स में आप लोग शामिल हो गए होंगे, है ना। तो ये सब प्रयोग किया ही जाता है। जैसे सैयारा में प्रयोग किया गया है, एक बहुत ही सती फिल्म थी, अब उसमें प्रयोग कर दिया गया कि एक रील वायरल कर दिया गया रोने धोने वाला, और फिर देखा जाए तो सारे लोग उस फिल्म को देखने, मतलब पागल की तरह देखने चले गए और उस तरीके से बिहेवियर, यानी कि सिनेमा हॉल में। लेकिन वैसा कुछ था नहीं। इससे अच्छी फिल्म मसान है, RHTDM भी फिल्म अच्छी आई थी। तो वो मूर्खता मापने का पैमाना है, एक इंडेक्स है जिससे मापा जाता है कि आज भी भारत में कितने ऐसे मूर्ख हैं, तो वो एक इंडेक्स हो जाता है। तो हल्दी जो है वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय आ गई थी। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई? 89वीं, 99वीं, है ना, 109वीं, 129वीं। तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? सही जवाब बताइए। काव्या बोल रही है बकवास है। 2025 के अनुसार ठीक है, देखा जा सकता है। 2000 से लेकर 2015 के बीच के फिल्मों का अगर आकलन किया है तो उसके अनुसार फिर ये बकवासी है ना। आजकल के युवा को वैसे ही पसंद आता है। तो अगर मान लीजिए कि आप दादा परदादा या फिर वर्तमान पिताजी, मतलब वो कल्चर देखेंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप तय है। इसीलिए वो, चूंकि फिल्मों का बनना कमर्शियल काम भी तो है ना, इसी बहाने लोग पॉपकॉर्न खा करके सिनेमा हॉल में उनका रेवेन्यू बढ़ाने का काम करेंगे। 10 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में मिल जाता है, तो उसका रेवेन्यू, चूंकि फिल्म जो सिनेमा हॉल है ना उसका रेवेन्यू इस पे भी डिपेंड होता है कि वहां पे कितने फूड आइटम बिकते हैं। बहुत बढ़िया रहा। 99वीं। तो सतत विकास जो लक्ष्य रिपोर्ट है वो 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? तो भारत को 99वीं रैंक प्रदान हुई है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का ही है ना, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो भारत पहली बार 99 यानी कि अंडर 100 आ गया है। भारत पहली बार क्या है, 99वीं रैंक के साथ अब आ गया है। इससे पहले भारत हमेशा 100 से बाहर रहता था। तो इस डेटा को भी आप याद कर लेंगे। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ठीक है।
जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से, जो भी लोकल बॉडीज है उसको जोड़ने के लिए भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा बना जो एक पोर्टल से सबको जोड़ दिया। यानी कि भारत का वो पहला राज्य जो अपने यहाँ के स्थानीय निकाय को, लोकल बॉडी को एक पोर्टल से जोड़ दिया। उस राज्य का नाम बताना है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो जो भी नगर निगम, नगर परिषद उस राज्य में है उसको सबको एक पोर्टल पर लॉन्च कर दिया है, जोड़ दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि जो नगर निगम है वो क्या करेगा, यानी कि जो भी उसको नागरिक शिकायतें आएंगी, जो भी पब्लिक वहां शिकायत करेंगे कि यहाँ पे मेन होल खुला है, कचरे के निस्तारण की समस्या है, बहुत ज्यादा जमावड़ा लग गया है, या फिर जो सार्वजनिक शिकायत दर्ज करेंगे, है ना, तो उसको एक ही पोर्टल पे अब काम किया जा सकता है। तो ये ऐसा करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य हो गया है। भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? मध्य प्रदेश। और आज भी लगातार 8वीं बार स्वच्छता की दिशा में पहला रैंक लाने वाला जो शहर वो इसी का है, मध्य प्रदेश का ही। कौन सा? इंदौर है। इंदौर है। यानी कि भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश और एक शहर जो कि स्वच्छता के श्रेणी में लगातार 8वें साल टॉप पे बना हुआ है। तो उसी राज्य में पहली बार सारे शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से भारत का मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ई नगर पालिका 2.0 योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, शहरी प्रशासन में पारदर्शिता, रक्षा उत्पादन। तो ई नगर पालिका 2.0 योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? इसका सही जवाब बताएंगे। यह भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। सही जवाब क्या है? लगातार 8वीं बार इंदौर ने ऐसा किया है। बिहार क्यों नहीं कर रहा है? बिहार में लगातार बारिश हो रही है तो मुसल्लापुर हाट, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग ये सब पूरा डूबा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि जो रैंकिंग दिया गया था, पटना के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा सुधार किया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पटना तो आप लोग भी देखते ही होंगे कितना ज्यादा गंदा है, क्योंकि यहाँ पे सिविक सेंस है ही नहीं, ना ही नागरिकों में वो स्वच्छता का संस्कार है कि वो अपने शहर को साफ रखें। डिवाइडर पे थूकना बहुत कॉमन चीज है, कहीं पे भी स्पिटिंग कर देते हैं वो। तो इस तरीके से पटना गंदा, और बाकी नगर निगम वगैरह सारा रहा कसर वो करते ही है। मतलब पटना का स्वच्छता स्तर बहुत खराब है। नगर पालिका 2.0 जो योजना है वो शहरी प्रशासन में पारदर्शिता के लिए शुरू किया गया। देखिए बहुत अच्छा ये ई नगर पालिका 2.0 योजना है। वहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इससे जोड़ दिया गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि ई गवर्नेंस की जो अवधारणा है, तो यहाँ पे ई गवर्नेंस अवधारणा या डिजिटल गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो साकारित होते दिख रही है। तो ई नगर पालिका योजना जो चूंकि नगर पालिका है, नगर पालिका तो उसी से जुड़ा हुआ ये सारा काम काज होता होगा, तो शहरी प्रशासन में पारदर्शिता के लिए इसको शुरू कर दिया गया है। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण, टोबैको कंट्रोल के लिए जून 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? WHO एक्सीलेंस अवार्ड है, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड है, ग्लोबल टोबैको वॉचडॉग अवार्ड है, या फिर गेट्स फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ अवार्ड है। तो भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए जून 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? सही जवाब क्या है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भारत में क्या है ना कि चूंकि तंबाकू नियंत्रण की बात कर रहा है ये जी, तो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में भारत ने अच्छा काम किया है। उसने लोगों को फ्री जो हेल्पलाइन सर्विस है वो अवेलेबल कराया है, और इसके साथ साथ इससे उत्पन्न जो भी स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं उससे उसको अवेयर कराकर किसी भी प्रकार से उसको तंबाकू को छुड़वाने का यानी कि क्विट करने का वो अभियान भारत ने चलाया है। और यही वजह है कि ब्लूमबर्ग ने इस पे नजर बनाए रखा और इसने अवार्ड दिया भारत को तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड दिया गया है भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए, जून 2025 में भारत को प्रदान किया गया है। तो तंबाकू वगैरह को छोड़ देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये होता है। नेक्स्ट बनाएंगे, भारत में पहली बार एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस किस एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो पूछा गया पहली बार एआई संचालित यानी कि एआई बेस्ड क्या है? ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी लगा हुआ है। तो चूंकि इंटेलिजेंस की बात करता है तो एआई इंटेलिजेंस जो है वो मान लीजिए कि जो भी वाहन ओवर स्पीड चल रहे होंगे तो ओवर स्पीड की वजह से उनको या तो हिंट मिल गया हो कि स्पीड कम करे या फिर चालान कट गया होगा। तो इस एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो भारत में पहली बार एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट
सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे। क्योंकि एआई लग गया है। अब जैसे मान लीजिए कि जो कहीं पे ना जेब्रा क्रॉसिंग होता है, तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी का जो अगला जो पहिया है वो जेब्रा क्रॉसिंग के थोड़ा ही आगे होता है, तो एआई इस पे अपना एनालिसिस कर लेगा और वो सटीक जानकारी देगा कि सच में इसने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया है या वायोलेट किया है, उल्लंघन कर दिया है। तो इसी कारण से एआई के आ जाने से अब जो है और ही अच्छा और ही एक्यूरेट जो है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। तो अभी ये बात हो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो कुल 10 सवाल मैंने आपको बताया, याद हो गया सभी लोगों को? 10 सवाल याद हो गया आप लोगों को? एक बार रिवीजन करवा दूं आपको। तो एक तो हो गया ये, टोबैको में याद रखेंगे भारत, और यहाँ पे ब्लूमबर्ग कर देंगे, ब्लूमबर्ग। आपको ये बस केवल एक ही शब्द याद रखेंगे, ब्लूमबर्ग से क्या जुड़ा हुआ है? टोबैको कंट्रोल जुड़ा हुआ है। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए इस संस्था के द्वारा पुरस्कृत ई नगर पालिका की जो अवधारणा है वो शहरी प्रशासन में पारदर्शिता की बात कर दी गई है। इसके अलावा भारत का वह राज्य जो सारे शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को 99वीं 99वीं रैंक प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो निजामाबाद में किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि किसी निजाम को हल्दी बहुत पसंद होगी, आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वह शहर कौन सा हो गया? निजामाबाद। भारत का पहला बटरफ्लाई कन्नूर में हुए है। जैन श्री आचार्य वाला याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी। और विद्यानंद जी महाराज आप देखेंगे ना कि प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे विजिट किए थे, उनकी शिक्षाओं को या उनके सेवा भाव को वो प्रचार प्रसार भी करते थे। उसके बाद आसियान इंडिया क्रूज जो डायलॉग है वो चेन्नई में किया गया है, और इस प्रकार से पहला लकड़ी का जो गुरुद्वारा है वो फाजिल्का में तैयार किया गया है। तो कुल 10 सवाल आप लोगों ने याद कर लिया। आ जाते हैं हम 11वीं पे। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है या फिर केरल है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य भारत का कौन सा बना है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो टर्म वगैरह है ये भी हाल ही के दिनों में सर्कुलेट होना शुरू हुआ है, आप लोग न्यूज में ऐसा सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे पूर्ण साक्षरता का मतलब ये हो गया कि वो राज्य जिसने जो न्यूनतम साक्षरता है 95% प्राप्त कर लिया है, उसको हम लोग पूर्ण साक्षर राज्य में अब डाल दे रहे हैं। उस राज्य को हम लोग इस श्रेणी में डाल रहे हैं, पूर्ण श्रेणी वाले, पूर्ण साक्षरता वाले राज्य की श्रेणी में हम लोग इसको अब डालते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहला राज्य कौन सा हुआ? तो मिजोरम हुआ, दूसरा गोवा हो गया और तीसरा त्रिपुरा हो गया, है ना। तो पहला कौन सा था? पहला मिजोरम था। 98.2% साक्षरता के साथ देश में पहला राज्य बना मिजोरम। 98.2 था, 99 नहीं, 98.2 था मिजोरम का। वहीं गोवा का 99% 7 के आसपास में था, तो गोवा ने इतना किया। और इसका जो त्रिपुरा है वो 95.6% की साक्षरता के साथ देश का तीसरा साक्षर राज्य। ये शायद 99.7 है, एक बार आप लोग डेटा चेक कर लेंगे, 99.7 के आसपास में ही है, यहां तक थोड़ा सा है। लेकिन 95.6 त्रिपुरा देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। टॉप 3 राज्यों के नाम को आपके प्रीलिम्स परीक्षा से पहले तीनों रहेगा। पहला कौन रहा? पहला रहा मिजोरम। दूसरा कौन रहा? दूसरा रहा गोवा। तीसरा कौन रहा? तीसरा रहा त्रिपुरा। अब इसी में ऑप्शन में दे देगा कि वह राज्य जो पूर्ण साक्षर राज्य नहीं है, एक ऑप्शन डी में डाल देगा तेलंगाना का, एक ऑप्शन डाल सकता है मणिपुर का। तो आपको इसी को छाट देना रहेगा। कब? एग्जामिनेशन के समय। अभी तो समय बाकी, हो सकता है कि कुछ महीने के बाद आपको एक और नाम पता चल जाए, अगस्त के महीने में। तो इस तरीके से आप लोग पूर्ण साक्षर की कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। बिहार जो माना जाता है बुद्धि विवेक में बहुत आगे है, अभी भी साक्षरता की जो राष्ट्रीय ही औसत उसी को पाने में भी स्ट्रगल कर रहा है। तो बिहार में भी कल्पना नहीं करना है कि पूर्ण साक्षर राज्य। तो ये जो पूर्ण साक्षर राज्य वाले जो श्रेणी में आ रहे हैं ना, इसके पीछे वही कारण है कि वहां का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पूरा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने राज्य की साक्षरता को सुधारने में लग गया है। स्कूल कॉलेज के स्तर पे, विश्वविद्यालय के स्तर पे बहुत ही ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वुमेन एजुकेशन को भी वहां प्रमोट किया जा रहा है। तो यही वजह है कि पूर्ण साक्षर वाले राज्यों की संख्या में अब 3 राज्य आ चुके हैं। जिस दिन बिहार भी ये संकल्प ले लेगा कि यहाँ के एक लोगों को साक्षर बना देना है, बिहार भी पूर्ण राज्य में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं ये कब ऐसा सपना पूरा हो सकता है कि हमारा राज्य भी पूर्ण राज्य की श्रेणी में आ जाए। अभी बाकी लोगों को फुर्सत नहीं है,
वो क्या होगा, अभी वो बहुत ज्यादा रील देखने में मगन होंगे। इसी कारण से अभी साक्षरता के दर को हम प्राप्त नहीं करेंगे। और भी तमाम कार्यों में लगे होंगे, देख रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। इसमें तो बिहार पास ही है। बिहार में सबसे ज्यादा वही होता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कोई नया जो है वो एक्टिविटी हो रही है जो कि समाज से संबंधित हो, वो सब देखते रहते हैं। पार्क में क्या हो रहा है, कौन नया आ गया घूमने लग रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा पूर्ण साक्षर त्रिपुरा 11 का। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, भारत का पहला अंडर वाटर, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ये सब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये करंट अफेयर्स तो है, लेकिन बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के तहत भारत में अब इसका लॉन्चिंग हो रहा है। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। जैसे आप लोग बहुत सारे ऐसे शहरों में देखे होंगे ना कि कहीं पे फ्लाइट है उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, कहीं पर ट्रेन के डब्बे हैं उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, यानी कि अब वैसा कोई जहाज है जिसको सेना ने डिकमीशन कर दिया, यानी कि उसको सेवानिवृत्त कर दिया, वो अब यूज में नहीं है, अब वो पुराना हो गया है, वो सिस्टम से बाहर कर दिया गया, अब उसको हम क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करें। तो क्रूज के लिए किया गया है, कोरल रीफ के लिए किया गया है, म्यूजियम के लिए किया गया है। तो अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल जो रीफ है वो किस में किया गया है, आईएनएस गुलदार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अंडर वाटर म्यूजियम है, तो अब लोगों को सेना के द्वारा डिकमीशन किए गए जहाज में क्या है, म्यूजियम देखने को सुविधा, यानी कि समुद्र के अंदर देख रहे हैं, वो म्यूजियम में चले गए हैं, उनको एहसास हो रहा है कि हम समुद्र के भीतर हैं, तो एक प्रकार का ये नया अनुभव रहेगा, उनके भीतर एक्साइटमेंट जगाएगा। तो इस तरीके से अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को बना दिया गया है। और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, तो अगर आर्टिफिशियल कोरल रीफ की बात अगर की जाए, इसका मतलब क्या है कि जो मरीन जीव है, जो समुद्री जीव हैं, उनको भी एक रहने का जगह मिल रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ तैयार कर दिया गया जहाँ पे समुद्री जीव जैसे मूंगा हो गया, उनको अब वहां पे बढ़ने या फिर उनको वहां रहने का सुविधा मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही हो गया है ना। तो ये सब देखिए नया कॉन्सेप्ट है, ये सब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होते जा रही है वैसे वैसे अब इनका भी, पहले क्या था कि कुछ भी खराब हो गया हटाओ, बेचो, नष्ट करो, अब उसका रचनात्मक उपयोग करो। तो जैसे मान लीजिए ई कचरा है, तो ई कचरे को भी रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। तो हम लोग अब क्या है कि पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अब हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी रचनात्मकता की दिशा में हम लोगों ने अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ को बनाया, आईएनएस गुलदार को बना दिया। हाल ही में किस राज्य ने विधुर यानी कि बीज वर्षा सीड बॉम्बिंग नामक अभिनव वनीकरण योजना परियोजना की शुरुआत की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो विधुर बीज जो है वो किया है छत्तीसगढ़। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस तरह से बॉम्बिंग किया था, लगातार बमबारी, वैसे ही क्या है अब बीजों को फेंका गया होगा और इस तरीके से वहां पे वन परियोजना वगैरह की शुरुआत कर दी गई है, पेड़ पौधे उससे उगेंगे। ठीक है। भारत की पहली योग नीति, योग पॉलिसी किस राज्य के द्वारा 21 जून 2025 को घोषित की गई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और केरल। इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने पहली बार योग नीति, योगा पॉलिसी को लॉन्च किया। अभी तक जो योगा था क्या है, वो योगा संस्थागत नहीं बन पाया था, इंस्टीट्यूशनल नहीं बन पाया था। अब इसमें भी पॉलिसी ला दी गई है, योग नीति बना दी गई है। तो उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पहली बार योग नीति को लॉन्च किया। अब योग क्या है, वहां पे योग संस्थागत हो जाएगा। तो योग नीति किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा घोषित किया गया है। काजू आधारित फेनी शराब को हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर? तो आप लोगों ने देखा कि कई जगह जो प्रोडक्ट होते हैं वो जीआई टैग प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो उस भौगोलिक विशेषता के द्योतक हो जाते हैं, उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उनका पहचान रहता है, वो वहीं पे तैयार भी होते हैं। बहुत से, जैसे अभी आप लोगों ने देखा हल्दी वाला, निजामाबाद वाला देखा, तो निजामाबाद में जो हल्दी है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है, वो वहां का विशिष्ट हल्दी है जहाँ पे करक्यूमिन की मात्रा 5 से 7% पाई जाती है। यहाँ पूछा गया काजू फेनी को पूछा गया, तो ये गोवा का है। कहाँ का है? तो काजू आधारित जो फेनी शराब है ना, ठीक है, तो काजू आधारित जो फेनी शराब है, अब पता नहीं शराब जो शराब है वो किस, आप लोग इसको किस कैसे देखते होंगे, तो पीना वाना नहीं है, आप बस इसको नाम याद रखेंगे पीटी के लिए, पीजिएगा नहीं। ऐसा ना हो कि काजू के नाम पे पी लेना, नहीं, शराब शराब ही है, चाहे काजू हो चाहे वो मूंगफली हो। तो काजू जो फेनी है वो प्राप्त हुआ है गोवा का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रांड है ओजो, ये काजू फेनी बनाता है।
अब खरीद नहीं लेना है तो बनाता है। तो इसी काजू फेनी को गोवा में जीआई टैग प्राप्त हो गया है। ठीक है, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल पीना नहीं है। शराब के 10 प्रकार 100 प्रकार हो सकते हैं, तो पीना नहीं है। नशा हो नशा नहीं हो, शराब शराब ही है। तो काजू आधारित फिनिश शराब को हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेतक, तो गोवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, काजू खरीद लेंगे आप, काजू है ना, जो रोस्टेड काजू होता है वो भी वहां बहुत सस्ता मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है। नेक्स्ट, और काजू वाला जो चॉकलेट है वो गोवा में आपको मिलेगा, पैकेट का पैकेट वहां मिलता है। ज्ञान पोस्ट सेवा के संस्थान द्वारा शैक्षणिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी होती शुरू की गई है। भारतीय डाक विभाग, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ज्ञान पोस्ट सेवा के द्वारा किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक और धार्मिक, अब देखिए शैक्षणिक धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी हो सके, तो भारत में जो डाक विभाग है, तो भारतीय डाक विभाग जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे शैक्षणिक, अब जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षा प्रदत्त किताब हो, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ जानकारी लेना हो, शिक्षा से संबंधित कोई किताब हो, धार्मिक ज्ञान से संबंधित कोई किताब हो, उसको पहुंचाने का, क्योंकि डिलीवरी चार्ज महंगा हो जाता है। शहर में देखें तो डिलीवरी चार्ज सस्ता है, वहीं रिमोट एरियाज में डिलीवरी चार्ज महंगा हो जाता है और पहुंचता भी नहीं है। तो डाक सेवाओं के माध्यम से अब इसको सुलभ बनाने का भी प्रयास किया गया, वो भी सस्ते दर पे। तो इसी कारण से भारतीय डाक विभाग ने यह जिम्मेदारी उठाया है कि लोग जो है वो शिक्षित हों, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, उनको तभी ऐसा सुविधा दिया सकता है जब हम उनको सस्ते में पहुंचाने का काम करेंगे किताबों को। तो भारतीय डाक विभाग आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में टॉप संस्थान कौन रहा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप संस्थान कौन रहा, नंबर 1 कौन रहा? वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग 123वां है, लेकिन भारत में ये पहला है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है कि इसका जो रैंकिंग किया गया है वो 23वां है। वो क्या है? 123वां है, लेकिन भारत में क्या है? यह पहला है, 123rd है। आप लोगों को याद होते जा रहा है क्या? सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, ये वाली स्थिति तो नहीं है ना? याद होते जा रहा है कि नहीं? मतलब इसको याद कर लेना है, घंटे भर है 50। मतलब हो सकता है सबके जो शुरुआत की जो लेवल वो अलग अलग हो, है ना? तो आप लोग, कोई पहले सवाल में आ गया होगा, कोई 5वें सवाल में आ गया होगा, अभी चल रहा है 17वां सवाल, याद होते जा रहा है। तो आईआईटी दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को भारत में पहला और वर्ल्ड वाइड इसको 123वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। गिफ्ट सिटी गुजरात में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर एम सतीश कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, प्रोफेसर संजय घोष, प्रोफेसर विनीत गुप्ता। तो पूछा गया गिफ्ट सिटी गुजरात में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला जो डीन है, एक पद है, किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब बताइए। आदिल का सही हो गया, बहुत अच्छा। देखिए करंट अफेयर्स है, उन्हीं को याद रहेगा जो थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे। ऐसा ना कि आपको सुबह उठ जाना है और शाम तक सारे बुक को पढ़ के करंट अफेयर्स का, ऐसा याद नहीं होगा। याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आप डेली पढ़ें और डेली उसको दोहरा भी लें। मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक सवेरे में पढ़ा तो उसको शाम में एक बार और रिपीट कर लें। जब रिपीट करेंगे थोड़ा मेमोरी में वो लंबे समय तक बना रह सकता है, कल उसको और एक बार पढ़ लेंगे। पुनरावृत्ति या आप इसको कहें अभ्यास, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स तभी याद होगा जब उसको थोड़ा बार बार पढ़ने का आप कोशिश करेंगे, तो याद हो जाएगा। आपको 13 सितंबर ही तक ही याद रखना है ना, उससे ज्यादा आपको कोई मतलब नहीं बनेगा। तो 13 सितंबर तक आपको हर फैक्ट याद रखना है। तो एम सतीश कुमार को याद रखेंगे, गिफ्ट सिटी गुजरात में इनको ना क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का पहला डीन नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर एम सतीश कुमार। हाल ही में किस राज्य ने 2025 से लेकर 35 तक के दशक को, जो डिकेड है, उसको जल विद्युत दशक घोषित किया है? हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। हाइड्रो पावर डिकेड घोषित किया है
भारत का वह राज्य कौन सा है, बताएंगे आप लोग। ठीक है, एम सतीश कुमार, भारती कुमारी। भारती लगता है मुझे नहीं है, आप टेलीग्राम ये व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे ना दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में, आप देखिए चैट डॉट 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 करके वो लिंक दिख रहा होगा, तो आप सब लोग पहला काम यही करें कि उस लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सअप में आ जाएं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया जवाब आ गया, सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको ना वहां लिंक दिख रहा होगा, पहला काम करें कि उस लिंक को क्लिक करके उसमें ऐड हो जाएं। तो किस राज्य ने 2025 से 35 तक के दशक को हाइड्रो पावर डेकेड घोषित किया है, इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे ये घोषित किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदियां कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र सबसे मेजर रिवर हो गया, उसी की जो सहायक नदी, मान लीजिए सुबनसिरी सहायक नदी है, दिहिंग है ना, कामेंग है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, एसआरएम यूनिवर्सिटी, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, सही जवाब बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इनका जो कार्य रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावोत्पादक रहा है, बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है, इसी वजह से इनको अगला प्रमोशन, या आप कहें कि अगले मतलब इनको इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए कुलाधिपति पद पे नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है एस सोमनाथ, और ये यूनिवर्सिटी है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। तो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे थे एस सोमनाथ, और उनको ही चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। 12 जून 2025 को AI 171, ये जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट था उसका ये नाम था, है ना, वो बोइंग 787 ही था, लेकिन उसको नामकरण एयर इंडिया का 171 किया गया, क्योंकि एयर इंडिया के अंडर में था वो ड्रीम लाइनर। दुर्घटना में मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे और वे किस राज्य से थे, नारायण राणे महाराष्ट्र, हरीश रावत उत्तराखंड, विजय रूपाणी गुजरात, प्रेम कुमार धूमल हिमाचल। तो 12 जून 2025 को भारत में एक दर्दनाक फ्लाइट एक्सीडेंट होता है, और इसमें 241 लोग काल कवलित हो जाते हैं अचानक से, है ना। तो हम लोगों ने बहुत ही दुखद हादसा देखा था अहमदाबाद वाला। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि वो मुख्यमंत्री कौन रहे जो सड़क हादसे में फ्लाइट हादसे में, वो क्या है, फ्लाइट हादसे में। तो बहुत ही मतलब आप कहिए कि दर्दनाक रहा ये हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाना। उसके बाद से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई फ्लाइट में शिकायत आ ही रही है, कभी उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया जा रहा है, कभी उसको वहाँ से लौटाया जा रहा है, किसी जाना है दिल्ली तो जा करके जयपुर में लैंड कर जा रहा है, तो तमाम खामियां आई है। तो ये जो इनका हवाई जहाज में जो मौत हुआ वो अप्रत्याशित रहा, बड़े खुश होकर के बेचारे जा रहे थे, और इनके लिए ये बताया गया कि 12 का जो अंक रहा वो बहुत अशुभ हो गया। तो सड़क बार बार सड़क क्यों आ जा रहा है मेरे मुंह से, इसलिए क्योंकि फ्लाइट एक्सीडेंट होता नहीं है ना, बार बार सड़क दुर्घटना ही होता है, मेरे मुंह से वही निकल जा रहा है। विजय रूपानी को आप याद रखेंगे, वंश किसका था, एयर इंडिया का था। एक और सवाल आप लोग याद कर लेंगे कि ये जो फ्लाइट है वो जा कहाँ रहा था, तो अहमदाबाद से ये लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज वो जा कहाँ रहा था, उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे था, तो वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। नेक्स्ट बना लेंगे। भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन रहा, ऋषिकेश, मैसूर, विशाखापट्टनम, वाराणसी। तो अंतरराष्ट्रीय योगा डे यानी कि 21 जून की बात ये कर रहा है, 10 साल पूरे हो गए, और उसमें मेजबान शहर कौन सा रहा, ऋषिकेश, मैसूर, विशाखापट्टनम या फिर वाराणसी, सही जवाब बता देंगे। सड़क मूवी देखे हैं संजय दत्त पूजा भट्ट का, उसमें भी क्या एक्सीडेंट ही है। ऋषिकेश इसीलिए ऑप्शन ए पे वही रखा गया, विशाखापट्टनम, ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा। आपको ये पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम समुद्री जगह है या शहर है, और वहां पे समुद्र के किनारे बहुत सारे योगा केंद्र बने हुए हैं, तो इसी कारण से इस बार विशाखापट्टनम को चुना गया है तट के किनारे योग सेंटर की वजह से। तो योगा का जो पॉपुलैरिटी है साउथ इंडिया में भी है, ऐसा ना आप लगे कि आपको सिर्फ ऋषिकेश में ही है, नहीं,
इस बार जो शहर चुना गया मेजबान शहर के रूप में वो विशाखापट्टनम चुना गया है, आंध्र प्रदेश का। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है आपको एग्जामिनेशन में, लगेगा ना कि तुक्का लगा दें, तो तुक्का ये लग जाएगा, लेकिन जिसको पता होगा वो तुक्का वहां ना लगा करके वो सही आंसर विशाखापट्टनम पे करेगा। भारत का पहला एकीकृत इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ग्रीन पार्क गुरुग्राम, होलंबी कला दिल्ली, ब्लू गार्डन हैदराबाद, लेक सिटी भोपाल। तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? सही जवाब बताएंगे आप। सही जवाब क्या है? यू आर लुकिंग मोर, क्या मतलब बहुत ज्यादा खराब? तेईस का बी, रहमान सर ट्रांसजेंडर विशेषज्ञ का नेता, आपने ए लगा दिया है। तो रहमान सर ट्रांसजेंडर विशेषज्ञ का नेता ये ऐसा नाम आपने क्यों रख लिया है? ऐसा नाम रखिए कि बोलने में सहूलियत हो। मुन्ना रख लीजिए, बबलू रख लीजिए, पिंटू रख लीजिए, ठीक है। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का बी हो गया। किसी भी जेंडर को ना हंसना नहीं चाहिए। धीरे धीरे देखिए सब ग्रो कर रहे हैं, सबकी विचारधारा बदल रही है, सब तरक्की कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा होलंबी कला दिल्ली। तो एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे? यानी कि यहाँ पे जो भी ई वेस्ट होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, उसको वापस इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। तो इसके लिए अवेयरनेस आवश्यक है। तो इसी वजह से होलंबी कला दिल्ली में एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ सीनियर अधिकारी ने ऑफिसर ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, सुब्रमण्यम जयशंकर, अरविंद पनगड़िया। उत्तर बताएंगे आप, तो आपको सही जवाब बता देना है। रहमान सर ट्रांसजेंडर विशेषज्ञ के नेता चले गए। सही जवाब क्या होना चाहिए? आप सभी लोग व्हाट्सएप लिंक दिख रहा होगा, जो लिंक है उसमें उसको ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया जवाब आ गया, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ऑप्शन बी सही जवाब है। तो वरिष्ठ अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। कोई व्यक्ति कितने समय तक पद पे रह सकता है? एक समय सबसे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए होगा, समय रहे ताकि वो अपने परिवार को समय दे सकें, कुछ वैसा काम कर सके जिन्होंने अपने इस पूरे जीवन में उन्होंने नहीं किया हो सकता है इनका मन कर रहा हो कि अब हमें फूडिंग खाना बनाना भी करना होगा, कुकिंग में इनकी दिलचस्पी होगी, गार्डनिंग में दिलचस्पी होगी, परिवार को समय देने में दिलचस्पी होगी। तो व्यक्तिगत कारणों की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अमिताभ कांत को आप याद रखेंगे G20 शेरपा पद से। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सोलर मॉडल विलेज घोषित किया गया? थरजून गांव, राजा खास गांव, रेणुका गांव, मशोबरा गांव। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? हम लोगों को अभी पोस्ट चाहिए, ठीक है, मिलेगा सबको। यूपी तो इस क्लास के बाद पीडीएफ जा रहा है, हर क्लास के बाद व्हाट्सएप देखें आप, पीडीएफ जा रहा है, ठीक है। विमलेश कुमार शर्मा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा खास गांव। तो हिमाचल प्रदेश का ये राजा खास गांव है और इस गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं उस घर में सोलर एनर्जी की व्यवस्था कर दी गई है। जो सड़कें हैं वहां पे स्ट्रीट लाइट भी सोलर से ही चल रहा है, सिंचाई की जो व्यवस्था की गई है वो भी सोलर से ही की गई है। तो सोलर एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया है, उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है ताकि वो जो गांव है पूरा का पूरा सोलर ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट रहे। इसी कारण से इस गांव को सोलर मॉडल विलेज किया गया है, हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव, ठीक है। तो राजा खास गांव कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनोजाइम विकसित किए हैं जो रक्त में अधिक थक्के बनने से रोकने में सक्षम है? आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली, आईएससी बेंगलुरु, सीएसआईआर पुणे। तो रक्त में अधिक थक्का अगर बनता है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो उसको रोका जाए ताकि स्ट्रोक की समस्या ना हो,
है ना, या फिर हार्ट अटैक की समस्या ना हो। तो इसी कारण से रक्त को थक्का बनने से जो सक्षम है वो ऐसा नैनोजाइम विकसित किया गया है, वो किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा किया गया, जो बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्था के द्वारा एक ऐसा नैनोजाइम विकसित किया गया है जो रक्त में अधिक यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ताकि किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक ना हो जाए, स्ट्रोक की समस्या ना आए। तो ऐसा करने में सफलता पाई है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया था? सही जवाब बता दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा पहली बार हो रहा है, चूंकि यहां दुनिया लिखा हुआ है, यानी कि वर्ल्ड में ऐसा रेल आर्च, आर्च का मतलब धनुषाकार हो गया, एक ऐसा आकार जो धनुष की तरह हो, तो रेल आर्च ब्रिज ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऐसा उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में किया था। और इसकी जो कुल ऊंचाई बताई गई है वो नदी के लेवल से, चेनाब नदी पे बना हुआ है ये जो ब्रिज है वो। चेनाब किसकी सहायक नदी है? चेनाब सिंधु की सहायक नदी है, सतलज के सारे सिंधु में मिल जाती है। तो चेनाब पे लगभग 359 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है, और 1315 मीटर 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई है। पुल की ऊंचाई 359, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, यानी कि एफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है। वहीं हम लोग का जो चेनाब रेल आर्च ब्रिज है वो है 359 मीटर, 359 मीटर ये हाइट रखता है। इसी कारण से दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। इसका निर्माण एफकॉन्स कंपनी के द्वारा किया गया है। ये वाला भी याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कंपनी कौन रही जिसने चेनाब नदी पर रेल आर्च ब्रिज का निर्माण किया है। उस कंपनी का नाम है एफकॉन्स, AFCONS, एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड। तो एफकॉन्स के द्वारा ही इस पुल का निर्माण किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जिस दिन उद्घाटन किया गया था हम लोगों ने इसे देखा भी था टीवी के माध्यम से। जम्मू कश्मीर, उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लाइन पे उस दिन 2 वंदे भारत भी स्टार्ट किया गया था। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर बताएं। किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? उत्तर बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया जवाब, नासिर शहर का आ गया, तमिलनाडु, नसीम शहर का। नसीम व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लेंगे आप। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का नाम क्या है? आप लगातार क्लास पहुंच रहे हो या पहुंच रही हो? ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का नाम क्या है? रियल नेम, व्हाट्स योर ऑफिशियल नेम? इसका उत्तर राजस्थान, सही जवाब। वंदे गंगा जो जल है वो राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान सही है। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? राजस्थान ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। स्वच्छ जल मिले, स्वच्छता भी रहे, इसी वजह से स्टार्ट किया गया है। बहुत बढ़िया। इट्स जिया, ठीक है, जिया का आ गया ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर किस पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला? नेतुआ ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, धारसी ग्राम पंचायत हरियाणा, कोट्टायम ग्राम पंचायत केरल। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर किस पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? सही जवाब बता दीजिए। बिहार को तो नहीं मिला होगा। बिहार में तो भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का वायरल वीडियो हो रहा है। पॉलिटिशियन बनाम गवर्नमेंट ऑफिसर या आप कह दीजिए क्लर्क, उसके बीच का ये जो विवाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैल गया, वायरल हो गए हैं। भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं, आ जाइए आप लोग भी। तो भारत के सभी राज्य अलग अलग कारनामे कर रहे हैं और बिहार भाई वीरेंद्र वाला कारनामा कर रहा है, पंचायत सचिव वाला कारनामा कर रहा है। यानी कि देखिए कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कितना जटिल है।
कि इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच किस तरीके से जटिलता पैदा करते हैं कि किसी को कोई भी स्पष्ट जो है आदेश नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन रोहिणी, महाराष्ट्र के धुले जिला में है। धुले जिला में है। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पे स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे, वन लाइनर ही है। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, यानी कि ई गवर्नेंस जो प्रशासन है उसको अब डिजिटल माध्यम से सेवाएं दे रहा है। और उसमें टॉप कौन सा किया, रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र में धुले में। धुले जिला है, कपड़ा मत धुल देंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है, सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग का उत्तर आया नहीं अभी तक। ठीक है, 5 भाषाओं को आधारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है, वो है ऑप्शन डी लद्दाख। तो लद्दाख में 5 भाषाओं को, एक भाषा मेरे दिमाग से निकल गया है, एक तो पहला हो गया हिंदी, हिंदी एक भाषा हो गया वहां पे, अंग्रेजी एक हो गया, उर्दू, उर्दू एक हो गया, पुर्गी, पुर्गी एक और था वो मेरे दिमाग से भी निकल गया है। तो 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है लद्दाख में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थल्लिकी वंदनम मां को प्रणाम योजना की शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो भारत का वह राज्य जिसने थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है, उत्तर बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है। लद्दाख, बहुत बढ़िया जवाब आ गया, कुमारी भारती का, काव्या भारती का। सही जवाब क्या है, नहीं एक और था, नेक्स्ट है एपी, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। तो आंध्र प्रदेश, किस राज्य की सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने थल्लिकी वंदनम यानी कि मां को प्रणाम, मां को प्रणाम यानी मदरहुड को एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है, तो मातृत्व को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। तो थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है ताकि जो महिलाएं हैं वो साक्षर हो सके, सशक्त हो सके, शिक्षित होकर के समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। तो इस तरीके से थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब माँ को प्रणाम का मतलब हो गया ना कि माँ को हम लोगों ने बहुत ही ऊंचा दर्जा दे रखा है, उनके माध्यम से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो थल्लिकी वंदनम माँ को प्रणाम योजना की शुरुआत कर दी गई है, मदरहुड को एजुकेशन से जोड़ा गया है। जून 2025 में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो की स्थापना की गई है। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, दिल्ली। वह राज्य सरकार जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में, ताकि इनके साथ सामाजिक न्याय किया जा सके, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इनको सशक्त किया जा सके, इसी वजह से इनको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का प्रावधान करने वाला राज्य बन गया असम। तो भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा की गई है असम सरकार के द्वारा। आमतौर पे इनका काम क्या होता है, पैसा मांगना कहीं पे भी, चाहे वो ट्रेन में घुस करके मांग लेते हैं या फिर कहीं चौक चौराहे पे खड़े होकर के हम जबरदस्ती मांग लेते हैं। अब सवाल ये है कि इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि इनका जो ट्रेडिशनल पेशा है, ऑक्यूपेशन है, वो खत्म हो सके। एक तरीके से समाज में इस तरीके का वो पेशा नहीं होना चाहिए, तो सरकार के द्वारा इनको प्रमोट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अपना संवैधानिक मूल्य है, यानी कि जो न्याय की बात करता है प्रस्तावना संविधान, तो सामाजिक न्याय की बात की गई है और असम ने उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है। तो भारत में असम वो राज्य बन गया जो ट्रांसजेंडर समुदाय को अब सशक्त बनाने की कोशिश करेगा, उनको रिजर्वेशन देकर के। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, बताइए।
इन लोगों में भी अब सिलेक्शन हो रहा है, जो थर्ड जेंडर हैं। तो बिहार में तो दरोगा बहुत सारे लोग बने होंगे, 5, 10, 20 हो सकता है संख्या, मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इनके द्वारा मैसेज जा रहा है उस समुदाय में कि आप अच्छा कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, नौकरी कीजिए, आपको लोग हे नजरिए से नहीं देखेगा। पहले क्या था कि लोग हे नजरिए से देख रहे हैं, प्रगति में बाधक समाज ही हो जाता था, इसी कारण से इनको मजबूरी में आकर के उस पेशे को अपनाना पड़ गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स को यहाँ याद रखेंगे, चंडीगढ़। तो प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो चंडीगढ़ ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? यानी कि ये जो है प्ले स्टोर में नहीं होगा, वेब पोर्टल पर होगा। तो वेब ऐप विकसित किया गया किस संस्थान के द्वारा? डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे इसका। ड्रम की बात कर दी गई है। सही जवाब क्या है? किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईएसटी, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़गपुर ने ऐसा ड्रम ऐप विकसित कर दिया है। वेब ऐप है। अंतरिक्ष में थर्मल रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने हेतु 3D कंप्यूटेशनल मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया है? डीआरडीओ, आईएसआरओ यानी कि इसरो, आईआईएसटी है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अंतरिक्ष में थर्मल रेगुलेशन, तो चूंकि अंतरिक्ष की बात कर दी गई है, पकड़ में आ गया होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी यहां पे। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत एमएससी इरीना ने 9 से 10 जून 2025 को किस भारतीय बंदरगाह पर यात्रा की है? कोचीन पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, विजिंगम पोर्ट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर यानी कि मालवाहक पोत जो कि स्विट्जरलैंड का है, कहां का है? स्विट्जरलैंड का ये पोर्ट है। तो भारत के किस बंदरगाह पर? विजिंगम पोर्ट केरल में स्थित है। तो केरल में ये आ गया था, ठीक है। तो भारत का ये बंदरगाह हो गया विजिंगम, और ये स्विट्जरलैंड का पोर्ट रहा। इसका नाम है एमएससी इरीना। इरीना को भी याद रखेंगे। हो सकता है ये भी पूछ सके कहां का था, ये स्विट्जरलैंड का था। भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब यहाँ पे बात की गई है, जिससे हम लोगों ने चैट जीपीटी देख लिया अमेरिका का, हम लोगों ने चाइना का डीप सीक देख लिया। अब पूछा गया है कि भारत का भारत जेन किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे हो गया सी बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन भारत जेन अभी भी काम नहीं करता है, इसको लॉन्च करके वाहवाही लूट लिया गया है। जब भी आप इसको जो एंड्रॉयड है या आईफोन है उसमें आप इंस्टॉल कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो ये काम करता ही नहीं है। आज भी इसकी जो स्थिति वो बदतर स्थिति है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी इसमें और मील का पत्थर तय करना पड़ेगा। तो केवल हम लोग क्या करते हैं कि बस वाह वाह कर रहे, हाँ हो गया, लेकिन हुआ ही नहीं। भारत जेन काम नहीं करता है। आप अभी ऑनलाइन चेक कर लें, भारत जेन अपना काम नहीं करता है। तो हम लोग अभी भी किस पे डिपेंडेंट है? चैट जीपीटी, या फिर हम लोग डीप सीक पे डिपेंडेंट हो गए हैं, ग्रोक पे मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारित जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह हुआ। अपने यहाँ टेक्नोलॉजी में विशेष भूमिका देने की काम क्या है? आईआईटीएंस का है। एक फील्ड तय किया गया है कि भारत में जो आईआईटीएन है वो किधर जाएंगे? टेक्नोलॉजी में जाएंगे। अब ये आईआईटीएन आईआईटी पास करने के बाद या तो ये एमबीए करेंगे और आईआईएम को ज्वाइन कर लेंगे, और नहीं तो लूसेंट, घटना चक्र, वाजीराम कोचिंग करके फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। टेक्नोलॉजी से उनका मोह भंग हो जाता है, जबकि बेस्ट ब्रेन को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करना चाहिए। एक नया तर्क दे दिया जाता है कि इस फील्ड का इस्तेमाल ब्यूरोक्रेसी में करेंगे, जबकि आईएएस उनको बनना चाहिए जिनका जो मूल विषय रहा है सोशल साइंस रहा हो, जो समाज को बहुत करीब से देखें, वो आईएएस के पद पे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे टेक्नोलॉजी में।
इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? अभी आप लोगों ने देखा कि पहलगाम घटना हुआ, उसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो गई, रोबोटिक्स की आवश्यकता थी। आप लोगों ने देखा किस तरीके से साइबर हमला हुआ भारत पे, लाखों में साइबर हमला हुआ। तो भारत के IITs को इस दिशा में ज्यादा काम करना चाहिए, भले उनको पेमेंट कम मिले, लेकिन यूपीएससी का सीसेट कर दे उधर ही झुका दिया गया है। गांव का स्टूडेंट जो रूरल सेक्टर से रूरल एरिया से था वो बाहर हो गया। तो भारत जेन जो है वो लॉन्च किया गया है। 30 मई 2025 को किस राज्य ने तंबाकू उत्पादक खरीद की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। सही जवाब बताइए। बहुत ही अच्छा है, तंबाकू को किसी भी तरीके से बैन करना जरूरी है। तो तंबाकू उत्पाद खरीद की जो न्यूनतम कानूनी उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहां पे की है? गांधीनगर, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर देहरादून। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब है? 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पे उन्होंने एक पौधा मां के नाम लगाने की घोषणा की। कहने का मतलब अपने यहाँ जो मातृत्व का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही संवेदन या बहुत ही क्या है, आत्मीय संबंध है। तो मां से अगर रिश्ता जोड़ दिया गया, कहने का मतलब क्या पेड़ लगाने का काम जो हो गया वो इसी संबंधों को व्याख्यायित करके, यानी कि पेड़ लगाने का जो काम हो गया वो पारिवारिक मूल्यों से जुड़ गया है। तो एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो की है वो नई दिल्ली में किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। एक पेड़ मां के नाम। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन हाल ही में कहां पे किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर लखनऊ। सही उत्तर बता दीजिए। नई दिल्ली में। पटना जिला का डीएम बना है सर पहली बार, क्या है? अच्छा, जो नए लोग हैं वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे। उत्तर इसका ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। जून 2025 में तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी के संरक्षण की घोषणा की है? सारस क्रेन है, फ्लैमिंगो है, साइबेरियन क्रेन है, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क है। ये सब नाम है पक्षियों के जो प्रवासी पक्षी हैं। डिफिकल्ट नाम हो सकता है लेकिन आपको बहुत आसान याद करना है। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो है ना, मिंगो, फ्लैमिंगो। तो तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर फ्लैमिंगो को प्रवासी पक्षी के संरक्षण की घोषणा की है। फ्लैमिंगो को। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में किस स्थान पर सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया? इबेक्स या आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया गया है। यह ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया है। तो थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सामुदायिक रेडियो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि सामुदायिक किसी भी तरीके जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो सके, तो सामुदायिक रेडियो को स्टार्ट किया गया है समुदाय के फायदे के लिए, कोई भी जाति धर्म का हो। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों जो फ्लाइट उड़ाते हैं, पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? विद्युत विमान ई गगन, हंसा एनजी, ई हंसा। तो भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? ई हंसा इसका नाम है। एक ही लाइन में याद रख लेंगे, ई हंसा। भारत सरकार ने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए स्वदेशी, भारत का ही है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, यानी कि अब ये स्वच्छ ईंधन या ऊर्जा वाला ये जो विमान है हो गया ई हंसा। 27 मई 2025 को डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की? साइबर सिटी पुणे, आई विलेज बेंगलुरु, मेटकॉफ हाउस दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। तो डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पे की है? सही जवाब बता देंगे। उत्तर इसका ऑप्शन सी, मेटकॉफ हाउस दिल्ली में। तो भारत में मेटकॉफ हाउस कहां पे है? दिल्ली में है। वहीं पे ये क्वांटम वाला सेंटर स्थापित कर दिया गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र। मेटकॉफ हाउस दिल्ली स्थित वो जगह है जहां पे भारत के जो सिविल सेवक थे 1947 में 21 अप्रैल 1947 को पहली बार जब देश आजाद होने के कगार पे पहुंच गया था, तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में
पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अभी से पहले तक आपने सम्राट के अंडर में काम किया है, अब आपको स्वतंत्र भारत में काम करना है। जो राजनीतिक दल हैं वो आएंगी जाएंगी, जो पार्टियां हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको अस्थायी ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे भारत को अब नई दिशा देना है। भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और इसी सभा में वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार भारत के सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। भारत का वैसा स्टील टाइप का जो कवच है वो जो ब्यूरोक्रेट्स को प्रधानमंत्री जो पटेल साहब वो किए थे, कहे थे। तो इसी कारण से मेटकॉफ हाउस दिल्ली में जब भी आप गुजरेंगे तो वो बिल्डिंग देखने के बाद हमेशा मुझे याद आता है कि यही वो जगह है जहाँ पे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को संबोधित किया था और उनको निष्ठा, उनको कर्तव्य, उनको ईमानदारी, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। तो ये मेटकॉफ हाउस इसीलिए चर्चा में आज भी है। नेक्स्ट बनाएंगे आप। ओडिशा सरकार के द्वारा शहरी नवाचार, अर्बन इनोवेशन और सुधारों हेतु शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? उत्कर्ष, अंकुर, मंथन, सृजन। बताएंगे आप लोग। आप लोग जब दिल्ली गए होंगे ना, तो दिल्ली में मॉल रोड से जो रिंग रोड को टच करता है, तो जहां पे ये टर्निंग पॉइंट है वहीं पे मेटकॉफ हाउस है, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट पूछा गया ओडिशा सरकार के द्वारा शहरी नवाचार, तो अंकुर। ठीक है। हाल ही में कौन सा जिला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? कच्छ, जैसलमेर, दीव या फिर लद्दाख? तो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कच्छ, जैसलमेर, दीव या फिर लद्दाख। यानी कि अब वहां पे जो भी घरेलू होगी या जो भी सार्वजनिक जगहें होंगी वहां पे सौर ऊर्जा से संचालित कोई भी हो, चाहे वो लाइट हो या कोई भी इक्विपमेंट्स हो, वो सब का सब सौर एनर्जी पे ही निर्भर हो गया, सोलर एनर्जी पे ही। दीव, दीव। ठीक है। मई 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई? तो महाराष्ट्र के किस शहर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई? पुणे में, नागपुर में, ठाणे में, औरंगाबाद में? तो फॉरेंसिक विज्ञान, तो इसकी दो शाखा या दो तरीके से काम करता है। एक तो फॉरेंसिक साइंस की बात करता है, एक तो फॉरेंसिक साइंस की बात करता है, और दूसरा क्या है कि साइबर सिक्योरिटी की बात कर देता है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात करता है। तो अगर फॉरेंसिक साइंस हो गया, तो जैसे मान लीजिए कोई क्राइम होता है, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो जो वहां पे ब्लड का क्लॉट, जो धब्बा होगा, रेप हो गया, सीमेंट का जो धब्बा हो गया, उसको अब लैब टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, यानी कि फॉरेंसिक सेंटर पे ले जाया जाएगा। तो वहां पे वो चेक करते हैं या डीएनए से मिलान करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो क्राइम है उसको और स्पष्ट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से पकड़ा जा सके क्रिमिनल्स को। तो फॉरेंसिक विज्ञान ये काम करता है। साइबर सिक्योरिटी की बात हो गई है, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होती है, मान लीजिए कोई फिशिंग करता है, ऑनलाइन ठगी कर लेता है, साइबर बुलिंग करता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ये सब साइबर सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो इसीलिए सेंटर स्थापित किया गया भारत में, नागपुर में। तो मई 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान परिषद की आधारशिला रखी गई? तो नागपुर में रखा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पायलट पहल क्या है? दिशा, नव्या, संकल्प, अभिलाषा? तो किशोरियों के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये नव्या को आप याद रखेंगे। ठीक है, नव्या, NAVYA, नव्या किया गया है। तो ये इसलिए किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो जो ट्रेडिशनल वर्क है उसको छोड़ करके अब कुछ नई काम को पकड़े। जैसे मान लिया कि उनको ड्रोन, उनको क्या है कि अगर ड्रोन संचालन करना होगा, ठीक है, तो इस सेक्टर में काम, यानी कि उनको इतना स्किल्ड किया जाए कि वो कुछ नए रोजगार को, कौशल विकास को वो अपना सके। तो इसी तरीके से आपने 50 सवाल पूरे कर लिए हैं। तो क्या किया गया है? तो ड्रोन, ये सॉरी, पायलट पहल की गई है नव्या। तो विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पायलट पहल नव्या को शुरू किया है। ठीक है, तो 50 सवाल आपका हो गया। फिर मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, नव्या। एग्जाम टाइम पास और आप डेली क्लास नहीं ले रहे हैं, ले लेंगे ना डेली क्लास।
क्यों नहीं लेते होंगे, कोई तो समस्या रहती होगी ना। सबको बाध्यताओं के साथ ही काम करना है, शौक से तो कोई छोड़ेगा नहीं। और भी काम है, विश्वविद्यालय का काम बढ़ जाता है तो उसमें नहीं हो पाता है। करंट सितंबर 2024 का करा देना है, जुलाई 2025 तक का पूछेगा। हाँ आप लोग अक्टूबर से कर लेंगे, अक्टूबर से, अक्टूबर से भी आप करते रहेंगे। अक्टूबर 2024 से आप कर लें, और अभी चूंकि 13 सितंबर को है तो आप अगस्त मान लें, अगस्त, अगस्त 2025 तक करें। कम से कम 15 अगस्त तक तो कर ही लें, 15 अगस्त तक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल 50 मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, मिलूंगा कल, थैंक यू।